आज हम जेंसल इंजीनियरिंग से जुड़ी एक कहानी पर बात कर रहे हैं। ये तेजी, पैसा और इलेक्ट्रिक सपनों से जुड़ी थी, लेकिन अब मतलब गंभीर सवालों के घेरे में है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर हुई बातचीत के कुछ अंश है, तो कोशिश करेंगे कि ये पूरी उलझन जो है वो सुलझाई जा सके। सही। मकसद यही है कि समझें कि आखिर ये मामला है क्या, कौन कौन इसमें शामिल है, पैसों का हिसाब कहाँ गड़बड़ाया और इसका असर निवेशकों और कंपनी पर क्या पड़ रहा है। तो चलिए जरा इसको खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, मामला काफी गंभीर है और इसकी शुरुआत हुई सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एक बड़े एक्शन से। अच्छा, सेबी ने क्या किया? सेबी ने जेंसिल इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर्स हैं, अनमोल और पुनीत जग्गी, उनको फिलहाल सिक्योरिटीज मार्केट से मतलब ट्रेडिंग वगैरह से रोक दिया है, बैन कर दिया है अस्थायी रूप से। रोक दिया है। इसकी कोई खास वजह, मतलब क्यों? वजह काफी ठोस लग रही है। सेबी की जो पहली जांच हुई है उसमें यह सामने आया कि कंपनी को करीब 977.75 करोड़ रुपए का लोन मिला था। हाँ। उसमें से लगभग 262.13 करोड़ का आप कह सकते हैं सीधा हिसाब नहीं मिल रहा है, मतलब पैसा कहीं और गया लगता है। 262 करोड़ का हिसाब नहीं? हाँ, और इसी बेसिस पर सेबी ने अंतरिम आदेश दिया है कि प्रमोटर्स को डायरेक्टर पद से हटाया जाए और उनकी ट्रेडिंग रोकी जाए। अच्छा, तो ये जो भारी भरकम लोन था 977 करोड़ का, ये मूल रूप से किस काम के लिए था? हाँ, देखिए, ये पैसा मिला था IREDA और PFC जैसी सरकारी संस्थाओं से। ओके। और मकसद था ब्लू स्मार्ट, जो उनकी राइड हेलिंग कंपनी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी EVs खरीदना। प्लान था करीब 1700 EVs खरीदने का। 1700 EVs का प्लान? जी। लेकिन फिर ये 262 करोड़ वाला जो आपने बताया, वो गड़बड़ कहाँ हुई? फंड्स गए कहाँ असल में? हाँ, यहीं पर मामला फंसता है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से जो गाड़ियां असल में खरीदी गई उन पर खर्च हुए करीब 207 करोड़ रुपए। ठीक है। लेकिन लगभग उतनी ही रकम यानी करीब 207 करोड़ रुपए और वो कथित तौर पर प्रमोटर्स ने अपनी ही दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दी, जैसे गो सोलर वेंचर्स और कैपिटल वेंचर्स। अपनी ही कंपनियों में? हाँ, और सेबी की जांच तो मतलब और भी आगे जाती है। वो इशारा कर रही है कि पैसों को शायद गोलमोल घुमाया गया, सर्कुलर ट्रांजैक्शन हुए और फिर उसे निजी शानो शौकत पर खर्च किया गया। निजी खर्च जैसे कि? जैसे 42 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदने की बात सामने आई है, न्यूयॉर्क में कोई $5 मिलियन का अपार्टमेंट और यहाँ तक कि 30,000 रुपए का गोल्फ सेट भी। क्या 42 करोड़ का फ्लैट लोन के पैसे से? ये सिर्फ फंड्स इधर उधर करना नहीं, ये तो निजी इस्तेमाल के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, यही सबसे चिंताजनक बात है। तो फिर जाहिर है जब ये सब बातें बाहर आई होंगी, कंपनी के शेयर पे तो भारी असर पड़ा ही होगा। अरे जबरदस्त असर पड़ा है। आप देखिए 2025 में अब तक जेंसल का स्टॉक लगभग 85 से 90% नीचे आ गया है। 85-90%? हाँ, जो शेयर कभी 900,000 रुपए के लेवल पर था वो गिरकर अब 120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाप रे, इसका मतलब तो जो छोटे निवेशक हैं। हाँ बिल्कुल, इसका सीधा असर 1.1 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशकों पर पड़ा है। कई लोगों की तो SIPs वगैरह भी चल रही होंगी इसमें, उनके लिए तो बड़ा झटका है ये तो बहुत बुरा हुआ निवेशकों के साथ। अच्छा, तो क्या ये जांच सिर्फ सेबी ही कर रही है या कोई और एजेंसी भी इसमें शामिल है? नहीं, सिर्फ सेबी नहीं, और भी कई एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। देखिए, ब्लू स्मार्ट ने खुद ग्रैंड थॉर्नटन, जो एक बड़ी ऑडिट फर्म है, उससे फोरेंसिक ऑडिट शुरू करवाया। अच्छा, वो खुद करवा रहे हैं? हाँ, ये पता लगाने के लिए कि पैसा आखिर गया कहाँ। फिर कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय यानी MCA, वो भी जांच पर विचार कर रहा है। MCA भी? हाँ, वो देख रहे हैं कि क्या कंपनी ने PFUDP नियमों का उल्लंघन किया, मतलब धोखाधड़ी वाले तरीके अपनाए, या फिर कंपनी एक्ट के तहत कोई गड़बड़ी हुई है, जैसे धारा 447 जो धोखाधड़ी से जुड़ी है, या 185, 186 जो रिलेटेड पार्टीज को लोन देने से संबंधित है, या फिर 166 जो डायरेक्टर की ड्यूटीज के बारे में है। मतलब कई एंगल से जांच हो रही है, धोखाधड़ी, रिलेटेड पार्टी, लेन देन। हाँ, और सेबी ने यह भी कहा है कि शायद रेटिंग एजेंसियों और जो कर्ज देने वाले थे उनको गुमराह करने के लिए कुछ जाली कंडक्ट लेटर वगैरह भी जमा किए गए थे। जाली दस्तावेज भी? बाप रे, इतनी सारी जांचें एक साथ। कंपनी क्या कह रही है इस सब पर? उनका क्या रुख है और कंपनी के अंदर गवर्नेंस का क्या हाल है? देखिए, कंपनी का तो आधिकारिक बयान यही है कि वो नियमों का पालन करेगी और जांच में सहयोग करेगी, लेकिन अंदर के हालात वो थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। कैसे? ये जो गवर्नेंस पर सवाल उठे हैं, इसकी वजह से बोर्ड में विभाजन की बातें थी और स्टॉक स्प्लिट की योजना थी, उसे भी रोक दिया गया है। स्टॉक स्प्लिट भी रुक गया? हाँ, और इसी बीच 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हर्ष सिंह और कुलजीत पोपली जी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफे भी हो गए? हाँ जी,
और तो और प्रमोटर्स की खुद की हिस्सेदारी भी थोड़ी कम हुई है, करीब 2.4%। और क्योंकि कंपनी के पास कैश की कमी का रिस्क दिख रहा है, मतलब लिक्विडिटी जोखिम, तो क्रेडिट रेटिंग भी डाउनग्रेड हो गई है। गवर्नेंस के मुद्दे, इस्तीफे, रेटिंग डाउनग्रेड, ये तो मतलब काफी चिंताजनक तस्वीर बन रही है। आगे क्या हो सकता है? क्या कंपनी दिवालिया होने की नौबत आ सकती है? ये एक वास्तविक संभावना नजर आ रही है अब। जो कानूनी जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगला कदम आईबीसी हो सकता है। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? हाँ, वही। ये वो कानून है जो तय करता है कि जब कोई कंपनी कर्ज नहीं चुका पाती तो उसका क्या होगा। जो लेंडर्स हैं जैसे पीएफसी और आईआरईडीए, वो अपने 2662 करोड़ रुपए वसूलने के लिए एनसीएलटी जा सकते हैं। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बिल्कुल, वो कोर्ट जो ऐसे मामलों को देखता है। और अगर मामला एनसीएलटी में गया और आईबीसी प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर कंपनी की जो संपत्तियां हैं, जैसे वो ईवीज का बेड़ा, हाँ, जैसे वो 3000 से 4700 ईवीज का जो फ्लीट है, वो सब समाधान प्रक्रिया के तहत आ सकता है, मतलब बिक सकता है कर्ज चुकाने के लिए। और ब्लू स्मार्ट का क्या होगा? ब्लू स्मार्ट का ऑपरेशन तो फिलहाल रुका हुआ ही लग रहा है। ड्राइवर्स को पेमेंट नहीं मिलने की खबरें हैं, ग्राहक रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। वो जो ग्रैंड थॉर्नटन की ऑडिट रिपोर्ट आएगी, वो इसमें काफी अहम होगी। तो मतलब जेंसिल का भविष्य अब काफी हद तक इस संभावित आईबीसी प्रक्रिया पर और शायद उनके दूसरे बिजनेस जो सोलर प्रोजेक्ट्स वाला है उसके मार्जिन पर टिका है। बिल्कुल सही। उनका जो सोलर ईपीसी वाला काम है, उसमें इनका 770 मेगावाट से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एक मजबूत पक्ष जरूर है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से कंपनी की साख पर, उसकी प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नए ऑर्डर मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो प्रमोटर्स पर सेबी का बैन, फंड्स के बड़े हेरफेर के आरोप, शेयर की कीमत में जबरदस्त गिरावट, लाखों निवेशकों पर असर, कई एजेंसियों की जांच चल रही है और दिवालेपन का खतरा मंडरा रहा है। ये है जेंसिल इंजीनियरिंग मामले के मुख्य बिंदु, है ना? एकदम सही कहा आपने। और यहाँ सीखने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि रिलेटेड पार्टी लेन देन में पारदर्शिता कितनी जरूरी है या ऑडिटर्स को कितना सख्त होना चाहिए। हाँ, और क्या? बल्कि ये भी है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी और ईवीज जैसे जो तेजी से बढ़ते सनराइज सेक्टर्स हैं, उनमें जब भारी फंडिंग आती है तो कभी-कभी गवर्नेंस का ढांचा पीछे रह जाता है, खासकर तब जब प्रमोटर्स के कई सारे आपस में जुड़े हुए वेंचर्स हों। सही बात है। और निवेशकों को भी किसी भी घोषणा को, खासकर ऐसी जटिल स्ट्रक्चर वाली कंपनियों में, बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से परखने की जरूरत है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब कोई कंपनी खासकर ईवीज जैसे नए और आकर्षक सेक्टर में इतनी तेजी से बढ़ती है और उसे इतनी बड़ी फंडिंग मिलती है, तो इस तरह के दुरुपयोग को, इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए कंपनी के अंदर किस लेवल के कंट्रोल और किस तरह की निगरानी की जरूरत होती है। ये मामला इस सवाल पर वाकई सोचने को मजबूर करता है।